देश में कोरोना मामलों की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन सियासत तो पूरी है। अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की डोज कम है। कोरोना केस थोड़ा कम, वैक्सीन डोज ज्यादा कम। पूरे देश में आज करीब 15 दिन में पहली बार सबसे कम नए केस रिपोर्ट हुए। आज कोरोना के करीब 3,28,000 मामले सामने आए, लेकिन इन हालातों में मौत की संख्या अभी भी 3,500 से ज्यादा ही है। दूसरी तरफ कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की कमी चिंता बढ़ा रही है। पूरे देश में कई जगह कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज न होने से लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार भले ही कम पड़े, लेकिन वैक्सीनेशन की धार ढीली नहीं पड़नी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस त्रासदी के बीच कोरोना पर सियासत कम नहीं हो रही। कोरोना पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बीजेपी ने दिया जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा, देश कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही सोनिया गांधी को जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। नड्डा ने चिट्ठी में लिखा, मैं आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूँ, दुखी हूँ। एक ओर उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके वरिष्ठ नेताओं की फैलाई नकारात्मकता से ये सराहनीय काम धूमिल हो रहा है। देश महामारी से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जेपी नड्डा को आरोप पत्र लिखने की बजाय कोरोना संकट के लिए माफी पत्र लिखना चाहिए। नड्डा जी को जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए। एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार कोरोना काल में फेल हो गई है। CWC में मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया कि मोदी इसके लिए प्रायश्चित करें। कोरोना संकट के बीच बिहार में अस्पतालों का क्या हाल है, ये एक दिल दहलाने वाली खबर से सामने आ गया। अस्पताल में कोरोना का इलाज करवाने पहुंची महिला के साथ क्या कुछ हुआ और उसने क्या कुछ झेला, जरा ये सुनिए। मैंने जबरदस्ती सबको बुलाया, एक आदमी था, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। एक कंपाउंडर था वहाँ पे, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना, वो है, लड़की नहीं है, लड़का है। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है, ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा खींच रहा था। रुचि महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर CCTV कैमरा लगा है। अगर हम गलत होते तो साबित करें। गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। नहीं, देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। अब ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। और लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने राशि तय कर दी है और सरकार के तरफ से ऐसे कोरोना मरीजों की अंत्येष्टि की जा रही है। एक तरफ देश में कोरोना खतरा बढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार और यूपी से बेहद डरावनी तस्वीरें आई हैं। बिहार के गंगा घाट पर कई संदिग्ध शव मिले हैं। यूपी के गाजीपुर में गंगा घाट पर ये बह रहे इन शवों की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अभी तक ये साफ नहीं है कि शव किनके हैं। स्थानीय प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि ये शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। ये वो शव हो सकते हैं जिनका लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पाए और उन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया। बिहार के बक्सर में भी गंगा किनारे से ऐसे ही शव मिल रहे हैं। बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लास्ट जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है
और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है। ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। यूपी से बिहार तक गंगा किनारे मिल रही इन लाशों को देखकर लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि हैरान भी हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना की वजह से हो रही मौत पर घाटों के किनारे में चिताएं जल रही हैं और कतारें भी लगी हुई हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं दूसरी डोज देने के लिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का ये हाल है कि पूरे दिन भर में सिर्फ 1000 वैक्सीन के डोज लगेंगे, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि रफ्तार कितनी धीमी है। जो वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और मुझे वैक्सीन सेकेंड डोज लेना है और मेरे को अभी 1 महीने हुए हैं और यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है तीसरी लहर से लड़ने का, और अगर ऐसे पर टीका ही नहीं आ रहा है, वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो टीकाकरण होगा कैसे? कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यूपी में आज से खुल गई हैं शराब की दुकानें। प्रशासन ने कड़ी पाबंदी और नियमों के साथ दुकानें खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन नोएडा में शराब की दुकानों पर नहीं दिख रहा है कोई ज्यादा असर। भीड़ बहुत ज्यादा है। जो ये तस्वीरें हैं बेहद ही शर्मनाक है, शर्मिंदा करने वाली है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन आपको शराब जरूर मिल जाएगी। और लोग वैक्सीनेशन करवाए या ना करवाए, लेकिन इतनी लंबी कतारों में लगकर शराब लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है, कई दिन हो गए, महीना भर हो गया लगभग। मैं ये नहीं कह रहा कंपलसरी है, पर थोड़ा बहुत तो। वैक्सीन लगवा ली? सच बताइएगा। फर्स्ट डोज लगवाया। लगता है कि इस महामारी में अगर नहीं आते तो भी ठीक रहता? सर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहते, थोड़ा बहुत है कि लेटे कमर दर्द हो जाती है, थोड़ा एंजॉय करना है बस, और कुछ नहीं। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके, लेकिन अगर इस महामारी में कुछ इस तरीके से तस्वीरें नजर आएगी तो फिर इस जंग को कैसे जीतेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने से यूपी सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा था। इसी के चलते मजबूरी में इस फैसले को लिया गया, लेकिन डर है कि अगर भीड़ कुछ इसी तरह रही तो कहीं केस दोबारा ना बढ़ जाए। शर्तों के साथ शराब की दुकानें यूपी के कानपुर में भी खुली हैं, लेकिन यहाँ भी सामाजिक दूरी कम दिख रही है और भीड़ ज्यादा दिख रही है। कानपुर उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। आज भी यहां संक्रमितों के उपचार के इंतजामों के आगे स्वास्थ्य सुविधाएं बौनी ही हैं। इन सबके बीच शराब की दुकानों के खुलने की खबर क्या आई, मानो शराबियों के मन की मुराद पूरी हो गई। घर से झोले लेकर लोग दुकानों पर झपट पड़े और इसी के साथ टूट गए कोरोना से बचने के नियम भी। प्रशासन ने फिलहाल यूपी में सीमित समय तक ही शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। लोगों को लगा कि कहीं दुकानें फिर न बंद हो जाएं, इसलिए भी लोग शराब खरीदने की होड़ में दिख रहे हैं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वहीं देश भर से लॉकडाउन के नियमों को तोड़ती हुई कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो डराती हैं। ओडिशा के गंजम जिले में ये कलश यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंदिर तक यात्रा करके गई। कोरोना लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा गया। जैसे ही इस घटना ने तूल पकड़ा, प्रशासन हरकत में आ गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई। जिस मंदिर तक कलश यात्रा जा रही थी उस लक्ष्मी मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया। मुनादी कर लोगों को नियम न तोड़ने की चेतावनी दी गई। 144 धारा जारी करा गला। ग्रामवासी माने घरों बाहर को बाहर उठते नहीं।
मंदिर अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह हजारों लोग कलश यात्रा में जुटे, वो प्रशासन की तैयारी और निगरानी पर सवाल उठाता ही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच जुट गई हजारों की भीड़। बदायूं में मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में उमड़े 20,000 लोग। सोशल मीडिया पर जब से भीड़ का ये वीडियो सामने आया है, लोग हैरान हैं। तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं। यहाँ जिला काजी धर्मगुरु का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उनके जनाजे में 15 से 20,000 लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ गईं। कई लोग बिना मास्क के भी थे। इस दौरान पुलिस भी बेबस ही नजर आई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करके जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेगी। बदायूं में जिन कादरी साहब का इंतकाल हुआ, वो खुद लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का संदेश देते थे, लेकिन उनके जनाजे में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, वो हैरान कर देने वाली है, सवाल खड़े कर रही है। देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और एएमयू में कोरोना का भयानक अटैक हुआ है। जेएनयू में अब तक 12 मौत हो चुकी है। एएमयू के भी कई प्रोफेसरों की जान जा चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में करीब महीने भर से कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है। जेएनयू प्रशासन की कोविड रिस्पांस टीम के मुताबिक 10 मई तक दूसरी लहर में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 कोरोना पॉजिटिव केस यूनिवर्सिटी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से कई प्रोफेसरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। शक है कि एएमयू में कोरोना का कोई नया वेरिएंट ये कहर बरपा रहा है। कोरोना के इन मौत के बीच एएमयू छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए। जेएनयू और एएमयू में छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं। जिस तरह से दोनों यूनिवर्सिटीज में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है, वो काफी चिंताजनक है। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। रुइया अस्पताल में 11 लोगों की हुई मौत। ऑक्सीजन सिलेंडर को दोबारा भरने में हो गई थी देरी। तिरुपति का ये वही सरकारी रुइया अस्पताल है जहां कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रुकी और 11 लोगों की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरिनारायण ने बताया कि जब तक दूसरा सिलेंडर लोड किया गया, तब तक ऑक्सीजन सप्लाई में कमी की वजह से मरीजों की जान चली गई। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर करीब 700 कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। इस पूरे हादसे के बाद डॉक्टरों की टीम यहां बढ़ा दी गई है और साथ ही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिहार में पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज किया गया गिरफ्तार। पप्पू यादव पर लगा है कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने का। पटना में ये तस्वीरें तब की हैं जब पुलिस जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची। पप्पू पर कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना कोतवाली डीएसपी समेत 5 थानों के थाना प्रभारी उनके मंदिरी आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद पप्पू के समर्थकों की पुलिस से भी बहस हो गई। गिरफ्तारी का कारण बता दिया गया। सर आप लोग ऐसे नहीं होता है, 2 गज की दूरी बरकरार नहीं रखते। तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो गिरफ्तारी नहीं होता। पुलिस का आरोप है कि लॉकडाउन के बीच पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ जगह जगह घूम रहे हैं और इसीलिए गिरफ्तारी हुई। जबकि इससे कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में ढकी हुई एम्बुलेंस का खुलासा पप्पू यादव ने किया था, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था। एक तरफ देश में जनता कोरोना से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सियासी दल आपस में भिड़ रहे हैं और ऐसे में हो रही है भटकाने वाली राजनीति। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कोरोना केस महाराष्ट्र की वजह से बढ़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार सेकंड फेज
महाराष्ट्र से आया था, कुछ उनके बारे में भी बोल। अब किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। तो दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा, केजरीवाल सरकार की वजह से ही दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा का ऐसा बुरा हाल है। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए। उधर कांग्रेस देश में कोरोना से खराब हालातों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। What is the Modi government doing? The government own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it. कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में जुटी मुंबई में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी एक लहर उठ रही है, जिसकी थपेड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंच रही है। बीएमसी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स में बनने वाले जंबो कोविड सेंटर के लिए जो टेंडर निकाले हैं, उसके नियमों को लेकर बीजेपी आदित्य ठाकरे के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। ये आरोप बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने लगाए हैं। पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी के नजदीकी कारणों से उनको लास्ट टाइम भी बेनिफिट पहुंचाया गया, टेंडर मिला, और इस बार भी कहीं टेंडर देने का प्रयास अतिरिक्त आयुक्त संजीव जायसवाल जी तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुंबई में पिछले साल बड़े कोविड सेंटर बनाने वाली कंपनी ऑक्स मैनेजमेंट और रोमेट रियल्टी के मालिक आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में सीधे सीधे इससे उनको फायदा होगा। हालांकि बीएमसी इससे इनकार कर रही है। हमारा क्या आदित्य ठाकरे या हमारा किसी का कुछ नहीं, पारदर्शक काम हो रहा है। हालांकि इस विवाद के बाद एमएमआरडीए ने टेंडर में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही जंबो कोविड सेंटर बनाने वाली कंपनी ऑक्स मैनेजमेंट ने टेंडर में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। कोलकाता शहर में फ्री में ऑक्सीजन भी मिल रही है और जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो यहाँ अगर आते हैं, यानी कि बेहाला गुरुद्वारा में, उनको मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगा 24/7, कभी भी आ सकते। जगह में हम लोगों ने जब लगाया, हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एवरी डे एम्बुलेंस में बंदे आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, हम लोग गाड़ियों में दे रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पाइप के जरिए लोगों को मदद यहाँ किया जा रहा है। जी, रिस्पांस तो बहुत अच्छी मिल रही है। एवरीबडी इज सो हैप्पी, इतने हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। सारे खराब खबर जब सामने आ रही है, उसके बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, वो है फ्री ऑक्सीजन। और सतनाम और गुरवीर आलूवालिया एक साथ काम कर रहे हैं और पूरे शहर उनके साथ है और शहर भी उनको सलाम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में फैल रहा कोरोना का नया टाइप दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है, ये तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। इसका मतलब कि कोरोना का ये नया टाइप दुनिया के लिए खतरा है। WHO के मुताबिक देश में ये वायरस सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में देखा गया। इसका नाम B1617 है। ये ज़्यादा संक्रामक है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि WHO ने यह भी साफ किया है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है और जिस तरह इलाज किया जा रहा है वही तरीका अपनाया जाना चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न लिस्ट में शामिल किया है। एक कंपाउंडर था वहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल का कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना, वो है, लड़की नहीं है, लड़का है। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड। अमेरिका जल्द ही अपने यहाँ 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका के दवा नियामक FDA ने फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन को बच्चों को देने के लिए इजाजत दे दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसको 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जा सकता है। अमेरिका में अब तक यह वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही थी। अच्छी बात यह है कि बच्चों पर किए गए ट्रायल में यह वैक्सीन करीब 100% कारगर साबित हुई है। यहाँ आपको ये जानकारी दे दें कि अमेरिका से पहले कनाडा बच्चों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे चुका है। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश है और अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है।
दुनिया के कई बड़े जानकार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट हर बार नए आयु समूह पर अटैक करता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर भारत कब अपने बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण की शुरुआत करेगा। दिल्ली में दिखने लगा है लॉकडाउन का असर। अब हर दिन दिल्ली में कम आ रहे हैं नए कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट भी नीचे गिरा। दिल्ली में करीब 1.5 हफ्ते पहले 25,000 से ज्यादा केस रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब ये संख्या 15,000 से भी नीचे आ गई है। पहले के मुकाबले अब 100 सैंपल में से सिर्फ 19 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। 12,651 12,651 केसेस थे और पॉजिटिविटी थी 19.1%। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है, और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। इस बीच केजरीवाल ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वैक्सीन के बनाने का फॉर्मूला सिर्फ 2 कंपनियों की बजाय बाकी कंपनियों को भी दिया जाए, ताकि वैक्सीन की कमी ना रहे। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। दिल्ली में धीरे धीरे हालात काबू में आते दिख रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के पास रामलीला ग्राउंड में आज से 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल के सामने 500 आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं। ये सब उम्मीद की ऑक्सीजन साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ मिलिटेंट से बड़ा एनकाउंटर। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। गोलियों की आवाज आतंकियों के साथ एनकाउंटर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे जवानों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा संगठन के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस महीने में मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ की ये तीसरी घटना है। इससे पहले शोपियां और बारामुल्ला जिले में मुठभेड़ हुई थी, जिनमें 5 मिलिटेंट मारे गए थे। रूस के कजान शहर में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग ने हड़कंप मचा दिया। हमलावरों ने स्कूल में घुसकर टीचरों और छात्रों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में कई बच्चों के मारे जाने की खबर है। जिस इमारत के बाहर ये भीड़ और सुरक्षा बल जुटे हैं वो है रूस के कजान शहर का एक स्कूल। यहां आज सुबह कुछ हमलावर घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से टीचर और कई बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। रूसी मीडिया के मुताबिक कई बच्चे बचने के लिए स्कूल की दूसरी तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए और उनमें से कई की मौत हो गई। हमलावरों ने बच्चों को बंधक भी बना लिया। रूसी पुलिस ने भी ऑपरेशन चलाकर कई हमलावरों को ढेर किया है। रूसी सरकार के मुताबिक इस हमले में घायल हुए लोगों को बचाना फिलहाल उसकी प्राथमिकता है। हमला किसने किया ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।